हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। आपको कोशिश करना है 75 क्वेश्चन सही करने के लिए। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं ये फिजिक्स से आते हैं और इस फिजिक्स के क्वेश्चन को आप आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन को आपको पूरे विस्तार के साथ बताया हूँ, ठीक। ऐसे पहले भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ एक रिवीजन के तौर पर, और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, ठीक। और जो भी क्वेश्चन होगा उसे विस्तार से देखिएगा, एक दो बार देख लेते हैं तो फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्य का ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है और वो जो मात्रक होता है जूल होता है। तो सबसे पहले मात्रक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है मैं यहाँ से करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बल 1 मीटर पर लगता है विस्थापन की दिशा में, तो वो 1 जूल होता है। जूल कार्य का मात्रक है। और कार्य बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू एस। एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और एफ यहाँ पर बल है, ठीक। वहीं एफ को न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर यहाँ पर होता है, ठीक। शक्ति, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी डब्ल्यू बटा में टी, ये होता है आपका शक्ति का, पी होता है पावर में शक्ति, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है। और इसका अगर मात्रक पूछे तो इसका क्या होता है, वाट होता है। यहाँ पर देखिए शक्ति का यहाँ दिया हुआ है, सब चीज़ देखते चलिए। इसे वाट क्यों रखा गया, तो जेम्स वाट के सम्मान में इसे डब्ल्यू से संकेत किया जाता है और ये वाट रखा गया है शक्ति का मात्रक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसके सम्मान में रखा गया था। अब 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल जो वर्क डन होगा जूल में होगा, तो 1 जूल बटा में सेकेंड, ठीक। तो ये होता है आपको 1 वाट बराबर। आगे चलते हैं, मशीनों की शक्ति किसमें व्यक्त की जाती है, तो मशीनों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। और 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। देखिए वाट सेकेंड क्या होता है, तो वाट सेकेंड जो होता है ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। ये ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है, इसे शक्ति मत लगा दीजिएगा, ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। वाट सेकेंड बराबर 1 वाट और इंटू सेकेंड, ठीक। वैसे ही वाट घंटा होता है, अलग अलग होता है। जैसे वाट घंटा, वाट घंटा जो होता है ये भी क्या है, ऊर्जा का ही मात्रक है। वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3600 जूल। 3600 जूल होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक। और आपको और एक जो घंटे में 60 मिनट होता है, तो इससे गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो 3600 आ जाएगा। और 3600 से एक जूल से गुणा कीजिएगा तो 3600 जूल हो जाएगा वाट घंटा, 1 वाट घंटा। किलो वाट घंटा, देखिए किलो वाट घंटा जो होगा ये भी ऊर्जा का मात्रक होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1000 वाट घंटा होता है। और घंटा से यहाँ गुणा कीजिएगा तो यहाँ निकल कर आ जाएगा। पूछ सकता है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर, यहाँ पर देखिए 6 जूल होता है। यहाँ पॉइंट है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। यहाँ याद जरूर रखिएगा कि वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर, ये जो मात्रक होते हैं ये आपको शक्ति के मात्रक होते हैं। कौन कौन, वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर, ये याद रखिएगा। और उसके नीचे ही ये याद रखिएगा वाट सेकेंड, मीन्स की वाट के बाद घंटा अगर आता है, जैसे मीन्स की टाइम आता है, जैसे वाट सेकेंड हुआ, वाट आवर हुआ, किलोवाट घंटा हुआ, ये सभी ऊर्जा के मात्रक होते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन कर देता है ये कि कौन सी ऊर्जा के मात्रक है और कौन से शक्ति के मात्रक है। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को वस्तु का क्या करते हैं, ऊर्जा करते हैं, ठीक। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे ऊर्जा करते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है ये जूल होता है। देखिए यहाँ पर देखिए जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ये भी आप सेकंड याद रखिएगा। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा सबसे पहले देख लीजिए, यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हर साल बनता है। देखिए किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। और इसे किससे इंगित किया जाता है, तो m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से चाल से अगर चल रही है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से बोला जाता है, हाफ mv² होता है, ठीक। mv², डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर आपको मास दे देगा और वेलोसिटी दे देगा और पूछ देगा कि इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, ये याद रखिएगा। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या फार्मूला होता है, हाफ mv²। अगर इसको हाफ कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा हाफ होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी स्क्वायर में यहाँ पर दिया है, ठीक। तो अगर वेलोसिटी दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। और इसको हाफ किया जाए तो ये 1/4 हो जाता है, क्योंकि हाफ कीजिएगा तो उसका स्क्वायर होगा, 1/4 हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। यहीं से क्वेश्चन आपको बनाकर देता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध दे देता है। गतिज ऊर्जा संवेग में क्या संबंध है, तो संवेग किसे कहते हैं, p बराबर क्या होता है, mv होता है, mv होता है। ये आपको संवेग के फॉर्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के, इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, ठीक, तो यहीं से आपको न्यूमेरिकल निकालिएगा, तो यहाँ से न्यूमेरिकल निकल करके आ जाता है के ई। अगर आपको देखिएगा संवेग में, तो के ई बराबर हो जाता है, यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है संवेग के स्क्वायर बटा में 2m। एम यहाँ पर मास है, ये हो जाता है। इसे फॉर्मूला को एकदम रट जाइए, जितना हो सके जल्दी रट जाइए, ये पक्का यहाँ से आपको देने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं, ये याद रखिएगा। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी, ये कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में या कमानी में जो ऊर्जा होती है वो भी आपको जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्व बल के विरुद्ध जो संचित ऊर्जा होती है उसे आपको ऊर्जा का व्यंजक देखिए, जो गुरुत्व बल के आपको विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक यहाँ पर दिया हुआ है, P बराबर mgh होता है, ठीक। अगर कोई मान लीजिए कि P कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो यहाँ पर यह हो जाएगा P बराबर mgh, ये होता है आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। m यहाँ पर क्या हो जाता है? द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई हो जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम देख लीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या कहता है? ऊर्जा न तो निर्माण की जा सकती है और न ही विनाश की जा सकती है। विश्व के कुल ऊर्जा आपको नियत होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, यही ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जब भी ऊर्जा किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी रूप से लुप्त हो जाती है तो उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम कहलाता है। आगे देखते हैं, ऊर्जा के रूपांतरण करने वाले जो प्रमुख उपकरण दे देते हैं कि कौन सी ऊर्जा किसमें रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सौर सेल क्या करता है? तो ये आपको ऊर्जा का रूपांतरण करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ये मैं फर्स्ट वाला वीडियो में आपको बताया था, सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल क्या करता है? यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब आपको पानी इकट्ठा कर डायनेमो को घुमाया जाता है तो वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर। माइक्रोफोन का क्या काम है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। लाउड स्पीकर का क्या काम होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सितार का क्या काम होता है? सितार या गिटार, जो भी ये बजाने वाला चीज है हाथ से, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ये याद रखिएगा। बल्ब हुआ या ट्यूबलाइट हुआ या हीटर हुआ, ये आपको कौन सी ऊर्जा को किस में बदलती है? तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ये भी याद रखिएगा। मोमबत्ती का जलना दो प्रकार की ऊर्जा होती है। यहाँ पर देखिए, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदल देती है, कि प्रकाश भी होता है और कुछ उष्मा भी निकलता है, ठीक। ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदल देती है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, ये भी याद रखिएगा। कोयले का जलना यहाँ पर देख सकता है, तो ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, ठीक। विद्युत सेल यहाँ पर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इंजन क्या काम करता है? तो उष्मा ऊर्जा जो होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक, इंजन। यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है कि प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश विद्युत सेल। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा के यहाँ से देख लीजिए, सूरज ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है, ये सभी आप लोग जानते हैं। और सूरज का लगभग 70% क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और 28% हीलियम होता है, और 2% अन्य भारी तत्व होते हैं, और वहीं हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है। सूरज के केंद्र का तापमान और दाब देखिएगा, तो सूरज के केंद्र का तापमान और दाब देखिए, तो ये हो जाएगा, तापमान हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, और जो यहाँ पर द्रव्यमान होगा 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ये याद रखिएगा। केंद्र में उच्च ताप और दाब होने के कारण वहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सूरज के केंद्र में उच्च ताप और दाब दोनों रहता है, इसलिए नाभिकीय संलयन होती है। यहाँ सब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट रिलेट कराकर पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एक भी, अगर एग्जाम में आपका आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वर्ष के मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है, ये किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सक होता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से कुछ मात्रक मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अत्यधिक लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक जो है, ये आपको सबसे पहला जो दूरी को अत्यधिक माप किया जाता है, इसका खगोलीय इकाई देखिए, यह दूरी का ही मात्रक है, जो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होती है? तो 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। फिर उसके बाद आता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये भी दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये एक साल में अगर निर्वात में जितना दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो ये कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से याद रख लीजिएगा इसे। पार्सक क्या होता है? ये दूरी की सबसे बड़ा इकाई है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है, ये याद रखिएगा। एक पार्सक बराबर क्या होता है? ये एक पार्सक बराबर होता है 3 × 0, माफ कीजिएगा यहाँ से 3.08
इंटू 10⁻16 मीटर होता है, ये याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लंबाई दूरी मात्रक यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। एक मील जो होता है, जो पैदल चलने वाला मील 1.6 किलोमीटर होता है, और एक नाविक मील जो होता है वो ये 1.8 किलोमीटर होता है, नाविक मील जल वाला, ठीक। एक खगोलीय इकाई के बारे में मैंने आपको बताया, इतना दूरी होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 आपको ये होता है, मीटर होता है। और एक पार्सक बराबर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और इसे अगर प्रकाश वर्ष में, एक पार्सक बराबर प्रकाश वर्ष पूछ सकता है, एक पार्सक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जड़त्व का माप है, ये बताना है कि इसमें से कौन सी जड़त्व का माप है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ए पूछा था आपको कि इसमें से किसका सबसे ज्यादा जड़त्व होगा, तो जिसका सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है उसका ही सबसे ज्यादा जड़त्व होता है, क्योंकि जड़त्व कहीं ना कहीं द्रव्यमान से रिलेटेड है, ठीक। तो जड़त्व किससे रिलेटेड है, द्रव्यमान से, ये याद रखिएगा। तो कैसे क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन देता है और लोग भटक जाते हैं, भटकना नहीं है। क्वेश्चन 4 देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है आपको बताना है। तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई, ठीक। मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया है क्यूरी इसका, तो रेडियो धर्मिता की इकाई है, ये याद रखिएगा। यहाँ से कुछ आपको मैं व्युत्पन्न मात्रक बता देता हूँ जो प्रमुख पूछता है, जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भौतिक राशि जो घनत्व होता है, डेंसिटी, इसका देख लीजिए केजी मीटर क्यूब होता है, केजी होता है बटा में मीटर क्यूब होता है, तो वहीं आपको केजी मीटर के पावर -3 हो जाता है। ये आपको भौतिक राशियाँ देखिए, भौतिक राशि चाल का होता है मीटर सेकंड, आपको मीटर प्रति सेकंड होता है। वैसे वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड कहने का मतलब मीटर बटा में सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। त्वरण का जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का जो होता है न्यूटन होता है, बस इतना आप याद रख लीजिएगा। संवेग का क्या होता है, तो ये भी आप लिख लीजिए न्यूटन सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। भौतिक राशि आवेग का क्या होता है, इसका भी न्यूटन सेकंड मात्रक होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है मात्रक, ये याद रखिएगा, पास्कल। भौतिक राशि कार्य या ऊर्जा के मात्रक क्या होता है, तो ये जूल होता है, जिसे न्यूटन मीटर बोला जाता है, जूल होता है, ठीक। वैसे ही आपको शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, जिसे जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है, ठीक। न्यूटन किसका मात्रक है, आ गया क्वेश्चन आपके सामने, न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन किसका है, तो बल का मात्रक है, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर आपका सी हो जाए, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए कि पार्सक इकाई है, पार्सक किसकी सबसे बड़ी इकाई है, यह बताना है। पार्सक जो इकाई है यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन आपके सामने, तो पार्सक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्नलिखित में कौन से सुमिलित नहीं है, यह बताइए कि कौन से सुमिलित नहीं है, मात्रक आपको मिलान करना है, कौन से सुमिलित सही मिलान नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिबल जो मापता है ये ध्वनि की तीव्रता, सही बात है। औसत शक्ति की इकाई है, सही बात है, मशीन की शक्ति मापा जाता है, 746 वाट बराबर होता है इस एक वस्तु शक्ति। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी के मापने के लिए सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, ये देखिए ये गलत दिया है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं मापता है, टेम्परेचर मापता है, ठीक। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, जो ल्यूमेन है ये किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए मूल मात्रक देख लीजिए, जो मूल मात्रक होते हैं जिससे कि वो मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं ये देख लीजिए। लंबाई इसका मीटर होता है, ठीक। जो 7 मूल मात्रक यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, यहाँ पर देख लीजिए। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ठीक। आगे चलते हैं, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, तो मोल होता है, यहाँ पर देखिए। और 2 संपूरक मात्रक, आपको मूल मात्रक 7 मैंने बताया, और 2 संपूरक मात्रक क्या होते हैं, तो रेडियन को समतल कोण को रेडियन से मापा जाता है, और अस्टेरेडियन जो से ठोस कोण मापा जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा, मात्रक में पूछता है तो। क्यूरी किसकी इकाई है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी जो इकाई है ये रेडियो धर्मिता की इकाई है, ठीक। ऊपर भी मैंने क्वेश्चन कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो पास्कल जो इकाई है ये दाब की इकाई है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि कैंडेला किसकी मात्रक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कैंडेला किसकी मात्रक है पूछ देता है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक है, ठीक। आगे चलते हैं, हर्ट्ज जो मापा जाता है ये किसकी यूनिट है, हर्ट्ज किसको हर्ट्ज में मापा जाता है ये आपको बताना है। तो हर्ट्ज जो मापा जाता है ये आपको तरंग की आवृत्ति मापा जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसके प्रमुख जो मात्रक वो भी मैं आपको करा देता हूँ, ये मूल मात्रक के साथ आपको रिवीजन कराते हुए, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ठीक। और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, क्षेत्रफल। आयतन का क्या होता है, तो आयतन का भी आप जानते हैं कि घन मीटर होता है, ठीक। घनत्व का ये मैंने ऊपर बताया आपको कि किग्रा प्रति घन मीटर होता है, ठीक। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का न्यूटन होता है। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। और कार्य का क्या होता है, मीटर प्रति, यहाँ पर न्यूटन मीटर होता है या तो जूल होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है, ये याद रखिएगा। ऊर्जा का क्या होता है, तो जूल होता है। आगे शक्ति का क्या होता है, तो जूल
प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, और इसे ही क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। भौतिक ताप का क्या होता है, तो केल्विन। केल्विन क्या है, ताप मापने वाला। उष्मा को क्या, जूल में मापा जाता है, याद रखिएगा। उष्मा को जूल में मापा जाता है। विशिष्ट उष्मा को तो जूल प्रति किग्रा में मापा जाता है, ये याद रखिएगा। विशिष्ट विद्युत धारा को किसमें, तो ये एम्पियर में। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। ठीक, विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है, कूलम्ब में मापा जाता है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दे चुका हूँ, मास्टर वीडियो फिजिक्स का नहीं देखे तो नीचे लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें मैंने कराया है। विद्युत धारिता को फैराड में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये याद रखिएगा। तरंगधर जो है एंगस्ट्रम होता है, तरंगधर किसो एंगस्ट्रम में। परम ताप जो है केल्विन में। समुद्र की गहराई जो है ये फैदोमीटर, फैदम समुद्र की गहराई मापने के लिए। गुप्त उष्मा को जूल प्रति किग्रा होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र को गॉस, ये याद रखिएगा, मात्रा गॉस होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला क्या था, तो चुंबकीय क्षेत्र था, माफ कीजिएगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, गॉस मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र को। और चुंबकीय फ्लक्स को जो ल्यूमन में मापा जाता है, ल्यूमेन। पराध्वनि गति को आपको मैक में मापा जाता है, मैक्स होता है ना, मैक्सिंग में पराध्वनि को मापा जाता है। ठीक, तरंग की लंबाई को किसमें, तो मीटर में। लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। संवेग आवेग दोनों का एक ही होता है, न्यूटन सेकंड। ठीक, संवेग का भी आवेग का भी एक ही मात्रक होता है। पृष्ठीय तनाव को न्यूटन प्रति मीटर होता है, पृष्ठीय तनाव। ठीक, टेंशन जिसे बोला जाता है, सरफेस टेंशन। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। आपको सरफेस टेंशन के कारण ही जो बारिश की बूंद होती है वो गोल होती है, ये भी याद रखिएगा। जड़त आघूर्ण को किस में मापा जाता है, किग्रा वर्ग मीटर में। किग्रा वर्ग मीटर में मापा जाता है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में। श्यानता को, ठीक, विस्कोसिटी जिसे बोला जाता है, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को क्या होता है, वेबर या मैक्सवेल में। वेबर या मैक्सवेल दोनों होता है चुंबकीय फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता कैंडेला। गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड के पावर, यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब जो होता है ये बार मापा जाता है। चुंबकीय प्रेरण, गाउस जो होता है चुंबकीय प्रेरण के लिए। तलीय कोण जो होता है ये रेडियन होता है, तलीय कोण के लिए रेडियन होता है। और एक होता है आपको ठोस कोण के लिए रेडियन होता है। ठीक, और कोणीय वेग के लिए रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से मैं कुछ भी मात्रक से आपको नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप कर लीजिएगा, बस ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और इत्मीनान से क्वेश्चन लगाइएगा, ये नहीं जल्दीबाजी में गलती मार कर आ जाइएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत मात्रा की इकाई जो होती है ये क्या होती है, तो ये होती है एम्पियर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। तो कल भी मैंने बताया था आपको, जो मास्टर वीडियो 1 करा रहा था, कि लेंस की शक्ति किस में मापा जाता है, तो ये डायप्टर में मापा जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित युग्मों में किन में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। इसमें से किसमें नहीं होते हैं, तो देखिए कार ऊर्जा के समान विमीय सूत्र होते हैं, और कार ऊर्जा को जूल में भी मापा जाता है। ठीक, संवेग आवेग को भी सेम ही होता है, और भार और बल का भी सेम ही होता है, लेकिन बल और दाब नहीं। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, तो उसका विमीय सूत्र भी अलग अलग होता है। ठीक, तो इसका अलग अलग होता है, ये इसका आंसर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि युग्म में कौन से भौतिक राशि समान विमीय सूत्र नहीं है, तो समान इसका ही नहीं होगा, इसका अलग अलग होता है, बाकी तीनों का ये इसमें से समान समान होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अदिश राशि है। अदिश राशि सदिश राशि के बारे में भी आपको जानना चाहिए, किसे अदिश राशि कहते हैं और किसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक, भौतिक राशियों को दो भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें अदिश राशि ऊर्जा हो जाएगा, ये याद रखिएगा, तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राशि जो है, यहाँ पर फिजिकल जिसे क्वांटिटीज बोला जाता है, तो भौतिक राशियाँ भौतिक के नियमों को चिन्हों राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहती है, जो भौतिक के नियमों के चिन्हों में व्यक्त किया जाता है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, ये आपको भौतिक राशियाँ के अंतर्गत एग्जाम्पल हुआ। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक अदिश होती है, एक सदिश होती है। अदिश को स्केलर बोला जाता है, सदिश को वेक्टर बोला जाता है। ठीक, अदिश देखिए, अदिश यहाँ पर अदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, दिशा नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें सिर्फ केवल परिमाण होते हैं, तो अदिश राशि में होता है। ठीक, दिशा नहीं होता है इसमें। जैसे द्रव्यमान हुआ केवल परिमाण, घनत्व हुआ, तापमान हुआ, विद्युत धारा हुआ, समय हुआ, चाल हुआ, आयतन हुआ, कार हुआ, ये आपको अदिश राशियाँ है। अब वेक्टर मीन्स की सदिश राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, मीन्स की डायरेक्शन की, किस दिशा में जा रहा है ये भी पता चले, उसका परिमाण भी हो। ठीक, योग, और ये एक योग के जो निश्चित नियम है उसे भी आपको प्रदर्शित करता है या आपको पालन करता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। ठीक, जैसे वेग हुआ, वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, यहाँ पर विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि जो भी ये होते हैं आपको ये कहलाते हैं वेक्टर। अब 17 के निम्न में से सदिश राशि, इसमें से कौन सा सदिश राशि है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ये है, मैंने बताया ना सदिश में क्या होता है कि उसमें आपको दिशा के साथ साथ परिमाण भी चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा ये आपको बताना है, तो वेग हो जाएगा। इसमें वेग होता है क्या, सदिश होता है, वहीं चाल जो होता है वो अदिश होता है, ये याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है,
यह नियम न्यूटन के कौन से नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया दिशा में एक प्रतिक्रिया में इसकी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के थर्ड लॉ कहलाता है। तो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है, ये सी हो जाएगा। तो न्यूटन के कौन कौन नियम है मैं आपको बता देता हूँ झट से। न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम से सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, तो पूछ सकता है कि प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है, तो आइजैक न्यूटन की है, जो कि 1687 में प्रतिपादित किए थे और इसमें गति के सब नियम बताए थे। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियम को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं, इन्हीं के वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। न्यूटन के गति के विषय नियम निम्न प्रकार के हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या कहता है, यहाँ से देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से है तो वह सीधी रेखा में एक समान गति से चलती रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी, ठीक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहती है, ठीक, जब तक उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ये प्रथम नियम कहलाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति अवस्था में किसी भी हो, स्वतः परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक, नहीं होने की प्रवृत्ति, स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति जड़त्व। जड़त्व एक प्रकार के द्रव्यमान की इंगित करता है, मैंने बताया आपको, जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम भी कहा जाता है, ठीक। जैसे कि कोई भी वस्तु है ना, उसको एक जगह रख दीजिएगा ना तो वहीं रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, उसको यहाँ से इधर नहीं ले जाया जाए, ठीक। यही आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहता है और इसे भी जड़त्व के नियम भी बोला जाता है और गैलीलियो के नियम भी इसे ही बोला जाता है। देखिए, बल वह बराह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। बल लगाकर ही किसी गति आपको बनाया जा सकता है या उसका अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रथम के नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? क्वेश्चन बहुत भी है कि प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण देखिए, जो प्रथम नियम के उदाहरण पूछ सकता है कि इसमें से ये कौन से नियम के उदाहरण होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले रुकी हुई गाड़ी अचानक अगर चलती है तो उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये याद रखिएगा, अचानक चलती है तो। और अगर चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। गोली मारने पर कांच में यहाँ पर देखिए गोल छेद हो जाता है, वहीं आप पत्थर मारिएगा तो वो कांच टुकड़ा हो जाता है। ये भी प्रथम नियम पर है। हथौड़ा के हत्थे को कसने के लिए उसे क्या करना है? जमीन पर हत्थे को ठोकना पड़ता है, मींस की मारना पड़ता है, ये भी इसी नियम पर है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कर जो है छड़कर गिर जाती है, ये भी प्रथम नियम पर है, ठीक। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर पोस्टकार्ड और उस पर एक सिक्के रखा जाए और पोस्टकार्ड को आगे की ओर झटका देते हैं तो पोस्टकार्ड आगे की ओर गिरता है, ये भी गिलास में आपको आगे की ओर गिरता है पोस्टकार्ड और सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये भी आपको फर्स्ट ही नियम पर आता है, ठीक। पेड़ को टहनियाँ हिलाएगी तो उसमें से आपको फल जो होते हैं गिर जाते हैं, पके हुए फल, ये भी क्या करते हैं? फर्स्ट नियम ही पालन करते हैं, ठीक। द्वितीय नियम देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहता है, यहाँ से देखिए। तो न्यूटन के दूसरा नियम कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होती है, ठीक। आरोपित बल की दिशा में ही परिवर्तन होगा जो भी होगा संवेग का। इस नियम को एक अन्य रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए, अन्य नियम क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु का द्रव्यमान और बल की दिशा से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल होता है। उस वस्तु का द्रव्यमान और उस जो आपको बल की आपको यहाँ पर उत्पन्न के त्वरण के गुणनफल होता है। इसके यहाँ से क्या मिलता है? इसका यहाँ व्यंजक मिल गया, बल का व्यंजक द्वितीय नियम से यहाँ से मिल गया ना, कि द्रव्यमान और उसके जो वस्तु का द्रव्यमान तथा बल की दिशा में त्वरण, जो ये एक्सीलरेशन होता है, गुणनफल होता है, ए बराबर एम ए होता ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि एम द्रव्यमान की वस्तु एफ बल आरोपित करने से उस बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न हो तो आपको यहाँ पर देखिए द्वितीय नियम के अनुसार एफ बराबर एम ए, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं एफ बराबर एम ए मिलता है। अब एफ बराबर 0 तो एक्सीलरेशन 0, क्योंकि एम का होता है, एम का कभी 0 मान हो ही नहीं सकता, द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता। यदि वस्तु के बाहरी बल ना लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि त्वरण का मान 0 हो तो इसका अर्थ है कि तो वस्तु नियत वेग से क्या है? गतिमान है, तभी तो v माइनस यू नियत वेग होगा, तभी तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, ठीक। ये एक समान वेग से चल रहा है या विरामावस्था में है भी, तो तब भी v और u दोनों 0 हो जाएगा, तो एक एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि बल के अभाव में वस्तु गति अथवा विराम अवस्था बनाए रखती है, ठीक। जब तक बल नहीं लगाया जाता है, वो अपना विरामा है तो विरामा में, गति है तो गति में लगाए रखती है। गति के द्वितीय नियम जो है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसे ही पत्ती में मात्रक न्यूटन होता है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अतः न्यूटन बल का वह न्यूटन जो है, एक न्यूटन बल वह है जो 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसे 1 न्यूटन कहते हैं। बल का एक और मात्रक होता है जिसे भार कहा जाता है, ठीक। इसे बल का गुरुत्वीय मात्रक भी बोला जाता है, ठीक। गुरुत्वीय मात्रक क्योंकि इस पर जी लग जाता है, गुरुत्वीय तो जी का मान लग जाता है, ठीक। 1 किग्रा भार उस बल के बराबर है जो कि 1 किग्रा वस्तु पर गुरुत्वीय कारण लगता है, ठीक।
ठीक, ये याद रखिएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो है कि गुरुत्व बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण, इसकी m इंटू जी हो जाता है, ये भार बराबर होता है। ठीक, तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल वस्तु का भार को कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल क्या कहते हैं, वस्तु के भार को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं, ये याद रखिएगा, जिसे W से सूचित किया जाता है। इस प्रकार W बराबर क्या होता है, m इंटू जी हो जाता है। ठीक, अगर m 1 किग्रा है तो W बराबर भी 1 किग्रा भार होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। अब G का मान क्या होता है, छोटा वाला G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का ये मान है G का। ठीक, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब आगे देखते हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ना, ये होता है m, ये याद रखिएगा, ये बेसिक एकदम क्वांटिटी जब मैंने बताया तो m होता है इसकी। अतः उपयुक्त यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आगे है संवेग। देखिए संवेग किसे कहा जाता है, संवेग किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल, द्रव्यमान m हुआ और वेग हुआ m भी हुआ, तो इसके गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, संवेग। p बराबर m भी हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि द्रव्यमान इंटू v, ये एक क्या है, सदिश राशि है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा। आवेग किसे कहते हैं, तो यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्य करे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल जो होता है, बल और समय अंतराल के जो गुणनफल होगा उसे वस्तु का आवेग कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर आवेग बराबर क्या होता है, बल इंटू समय अंतराल होता है। ठीक, उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंदें, ये आपको न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, इसी पर आधारित है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंदें और टेनिस की गेंदे से टेनिस की गेंद को कैच करना आसान होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्रिकेट खिलाड़ी जब तेजी से आती हुई कोई गेंद होता है तो कैच करते समय अपने हाथों को क्या करता है कि वेग की दिशा में गतिमान करता है कि चोट ना लगे, ये भी इसी पर आधारित है। गड्ढा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट के बने फर्श के गिरते समय तुलना में कम चोट लगती है। इसके आप देखिएगा कि पक्का पर एक कूदिए और एक आपको कोई गड्ढा पर कूदिए तो गड्ढा पर कम चोट लगेगा पक्का का अपेक्षा। गाड़ी में देखिए, गाड़ी में स्प्रिंग या स्वर्क जो लगाए जाते हैं, ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं क्योंकि झटका कम लगे, इसी नियम के पालन करते हुए। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटें तोड़ना, ये भी आपको नियम है। ऊंची कूद या लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी को खोदकर हल्की कर दी जाती है कि कूदने के समय क्या हो, चोट ना लगे। अधिक गहराई तक किले को गाड़ने के लिए भारी हत्थे का उपयोग किया जाता है, ये भी इसी से संबंधित है। तृतीय नियम देखिए, न्यूटन के तृतीय नियम क्या कहता है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तृतीय नियम क्या कहता है, जिससे आपको रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आते हैं न्यूटन के तीनों नियम से रिलेटेड, तो तीनों नियम यहाँ पर खत्म होने वाला है आपका, और जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको लगा लेना होगा। न्यूटन के तृतीय नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ से, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, अर्थात दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी पर लगाता है, दूसरी भी क्या करता है, उस दिशा में उतना ही बल लगाता है। आप इधर लगाइए, मतलब कोई वस्तु पर इधर लगाता है तो ये इधर वाला लगाता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसमें 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 से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस नियम को ही क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए तृतीय नियम पर आधारित उदाहरण कौन कौन से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये आपको तृतीय नियम का कहलाता है। ठीक, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नाव के किनारे पर नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है, देखिएगा तो ये भी तृतीय नियम। नाव खेने के लिए बांस को जमीन से दबाना, ये भी तृतीय नियम है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति को पीछे गिर जाता है, ये भी तृतीय नियम होता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी तृतीय होता है। रॉकेट को आगे बढ़ना, ये भी तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक, यहाँ पर देखिए, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है या किस नियम के कारण संभव है, ये आपको पूछ रहा है। तो ये जो है ये तृतीय नियम पर ही है। ठीक, ये याद रखिएगा, 19 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा किस न्यूटन के किस आपको नियम से आती है, तो ये पहले नियम से परिभाषा आती है, दूसरे नियम से व्यंजक आते हैं, फॉर्मूला ए बराबर ए में। यहाँ पर देखिए, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में या विराम हो, तो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में भी परिवर्तन का विरोध करता हो। तो परिवर्तन का जो विरोध करता हो, एक समान स्थिति बनाए रखता हो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, वो न्यूटन का फर्स्ट नियम से आता है, वो जड़त्व कहा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे में गिरते हैं, इस किसके द्वारा समझाया जाता है। ठीक, तो आगे की तरफ गिरेंगे, ये किसके द्वारा समझा सकते हैं, तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम, नहीं न्यूटन के प्रथम नियम, माफ कीजिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से ही ये होता है कि अगर अचानक चलता है बस तो यात्री क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, बस अगर अचानक ब्रेक लगाती है तो क्या कहते हैं, बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, और अचानक चलेगा तो पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक, तो ये जो है न्यूटन के द्वितीय प्रथम नियम से ही आते हैं। ठीक, न्यूटन के प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रॉकेट कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, जो रॉकेट की कार्य प्रणाली है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है। ये जो आधारित है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो रॉकेट के बारे में देख लीजिए कुछ यहाँ पर। रॉकेट प्रणोदक क्या होता है, रॉकेट
प्रपोल्सन क्या होता है? तो किसी रॉकेट को उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिन्हें न्यूटन के तीसरे नियम के नियम और संवेग के संरक्षण नियम दोनों व्यक्त करते हैं। संवेग संरक्षण नियम जो है वो और आपको तृतीय नियम दोनों ठीक व्यक्त करता है। इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैस बाहर निकलती है ठीक पीछे की तरफ, और प्रतिक्रिया में रॉकेट आगे की ओर धकेली जाती है। पीछे की तरफ आप देखिएगा ईंधन निकलेगा और आगे की ओर रॉकेट धकेला जाता है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होते रहता है, क्योंकि रॉकेट में गैस निकलती रहती है जलकर, तो द्रव्यमान भी क्या होते हैं? ऊर्जा में परिवर्तित यहाँ पर परिवर्तित होते रहता है ठीक। आगे देखते हैं, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है ये आपको बताना है। तो बल जो गुणनफल होता है ये होता है आपको द्रव्यमान और त्वरण का ठीक। न्यूटन इसका मात्रक होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, अगर यदि हम भूमध्य रेखा से मान लीजिए ये हुआ पृथ्वी और ये हुआ भूमध्य रेखा ठीक, और उसे ध्रुव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? जी का मान क्या होता है ये आपको बताना है। ये सामने आपका ऑप्शन है सब। तो भूमध्य रेखा के ध्रुव की तरफ जाइएगा तो देखिएगा कि ध्रुव की ओर बढ़ता है और सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है जी का मान। शरीर का वजन देखिए, शरीर का वजन देखिए यहाँ पर, शरीर का वजन कहाँ पर यह सबसे ज़्यादा होगा ये आपको बताना है ठीक। ये इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ये याद रखिएगा। वजन बराबर क्या होता है? वजन एक भार को हम लोग बोलते हैं। अब भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू जी। तो जी का मान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ आपको एम जी ऑलवेज ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा। जी के मान में भिन्नता देख लीजिए, जी के मान में भिन्नता किस प्रकार से होती है? तो पृथ्वी तल पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है तथा महत्तम क्या होता है? ध्रुव पर होता है, ये याद रखिएगा। इसके दो कारण भी है, पृथ्वी के आकार और पृथ्वी की अपनी कक्षा के चारों ओर घूमना, ये आपको कारण होता है। इसमें लिफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या होता है? लिफ्ट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी या एक बार टूट जाएगी उसकी डोर, तो क्या होता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस दिशा में व्यक्ति का आभासी भार जो हो जाता है, ये आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं कि बढ़ा हुआ प्रतीत होगा तो भार बराबर क्या होगा? एम जी और एम ए यहाँ पर हो जाएगा ठीक। ये याद रखिएगा। जब लिफ्ट क्या होती है कि नीचे की ओर जाती है, यहाँ पर देखिए, तो इस दिशा में व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है, ये भी याद रखिएगा। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस एक समान वेग से जाती है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। तो इससे व्यक्ति को क्या होता है? भार में कोई परिवर्तन नहीं पता चलता है। और यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त वस्तु की भार जो आपको होती है भाती नीचे गिरेगी ठीक। मीन्स की क्या हो जाता है? भार शून्य प्रतीत होने लगता है। जब एक बाइक आपको रस्सी टूट जाएगी लिफ्ट के, तो यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट के त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, लिफ्ट का जो त्वरण होता है एक्सीलरेशन, और वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है, तो जो भी लिफ्ट में खड़ा है व्यक्ति वो लिफ्ट के फर्श से जाकर टकरा जाएगा ठीक। इसकी उसके छत से जाकर लगेगा, ये भी याद रखिएगा। ये आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति को उसे दीवार को वो धक्का देता है ठीक, ये याद रखिएगा। तो विस्थापित करने का असफल रहता है तो वो कार्य कितना किया? अगर कार्य किया है, देखिए जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य जीरो होता है ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब धक्का देते रहिए दीवार को, वो विस्थापन अगर नहीं होता है तो कोई कार्य नहीं किया है, ये याद रखिएगा ठीक। तो 27 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती। जो पीसा की ऐतिहासिक मीनार है देखिएगा वो आपको तिरछी है, ऐसे है पीसा की, तो झुकी हुई मीनार भी उसे बोला जाता है, लेकिन वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है ये आपको बताना है। यह सामने आपके सामने ऑप्शन है। आखिर पीसा की मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्यों नहीं गिरती है? तो इसका मुख्य कारण यही है कि ये इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऐसे जब झुकी होती है ना तो इसे आधार से होकर गुरुत्व केंद्र की रेखा जाती है, इसलिए ये नहीं गिरती है ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है ये आपको बताना है। तो जब लिफ्ट नीचे तेजी से जा रही होती है तब ठीक। द्रव चालित ब्रेक जो है, द्रव चालित जो ब्रेक होता है, ये किस नियम पर काम करता है ये आपको बताना है। तो ये जो नियम है ये एक नियम कहलाता है पास्कल का नियम ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की सुई जो है पानी के सतह पर किसके कारण तैरती है ये आपको बताना है। तो इसका तैरने का मुख्य कारण यही है, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण ही आपको वर्षा के बूंद आपको गोल दिखाई देते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। डायनेमो किसे परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ठीक, ये याद रखिएगा। 32 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। जो घड़ी की स्प्रिंग है उसमें कौन सी भंडारित ऊर्जा होती है ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें जो होती है ये स्थितिज ऊर्जा होती है ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के गिलास में अगर कोई बर्फ का टुकड़ा आपको तैर रहा है तो वो आपको पिघलेगा भी, तो पानी का स्तर वहीं रहेगा। इसकी आपको क्या यहाँ पर रहेगा? उतना ही रहेगा ठीक। मान लीजिए गिलास है उसमें पानी है और बर्फ का टुकड़ा डाल दिए तो बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा भी, तो वो पानी का स्तर वहीं रहेगा, ये याद रखिएगा, पानी बाहर नहीं गिरेगा।
लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर जाता है? अगर लालटेन से आप पढ़े होंगे या दिया से, तो उसमें आपको देखिएगा कि जो तेल है वो ऊपर जाता है, बत्ती लगाए रहता है, तो वो किसके कारण जाता है ये आपको बताना है। तो ये जब जाता है ये कुस्कीय घटना के कारण, कुस्कीय तुक के कारण जाता है, कुस्कीय घटना के कारण, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है या उसके भार में आभासी कमी होती है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है, तो यह सिद्धांत किसके द्वारा कहा जाता है? ठीक, तो अगर भार में कमी होती है तो क्यों कमी होती है? तो भार में आभासी कमी इसलिए होती है कि उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है जो वो हटाता है। ठीक, तो ये कौन सा नियम कहलाता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत कहलाता है, ये याद रखिएगा। उत्प्लावनता जो है, उत्प्लावन या उत्प्लावनकता, ये किससे संबंधित है? किस वैज्ञानिक ने दिया था? वहीं आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक, ये याद रखिए। 37 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा आपको बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। 38 का आंसर डी हो जाएगा। घर्षण बल के कारण ही तो हम चल पाते हैं, अगर घर्षण नहीं लगेगा तो हम लोग गिर जाएंगे आपको। ठीक, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? तो बर्फ के टुकड़े जो आपस में दबाइएगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि होता है इसमें कि दाब अगर बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ये दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था कि अगर बर्फ का पर दाब अधिक करते हैं तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा हुआ था। तो ये इसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, इसलिए देखिए जो बर्फ वाला गोला वाला खाया जाता है उसको आपको हाथ में से काट कर दबाता है तो वो गोल हो जाता है। 40 है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि? पहाड़ों पर जाइएगा तो कभी कभी व्यक्ति के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घट जाता है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी तुल्यांकी उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो तुल्यांकी जो उपग्रह होता है इसका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे छोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। 41 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो ये बताना है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण मीन्स की भार के बराबर ये बोल रहा है, भार, ये भार क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चंद्रमा पर भी कहीं भी जाइए कोई द्रव्यमान में नहीं, द्रव्यमान जो होता है वो उसका आंतरिक वो होता है। ठीक, अब इसका भार में जो परिवर्तन होता है तो ये 1/6 हो जाता है गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो चंद्रमा पर जाइएगा तो। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/6। भार भी पूछेगा तो 1/6 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखिएगा। 42 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है? तो अगर दूध को मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है, ये किस कारण से अलग होता है ये आपको बताना है। ये जो अलग होता है ये होता है आपको अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल दो प्रकार के होते हैं, एक आपको क्या होता है? एक सेंटर की तरफ कोई भी चीज़ आप करिएगा तो एक सेंटर की तरफ तो उसे अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है, और एक बाहर की तरफ जो सूडो फोर्स लगता है उसे अपकेंद्रीय बल बोला जाता है, अपकेंद्रीय। और आप ज़्यादातर देखिएगा कोई भी चीज़ निकालना होता है तो वो आपको अपकेंद्रीय बल के कारण पर ही सिद्धांत पर काम करता है। तो 43 का आंसर ए हो जाएगा। वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन भी क्या करता है कि मैल को बाहर निकाल देता है। ठीक, तो ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये भी अपकेंद्रण, ये याद रखिएगा, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है, ये याद रखिएगा, अपकेंद्रण। हम दलदली सड़कों पर क्यों नहीं फिसलते? ये दे रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, क्यों नहीं दिया है, ये फिसलते दे रहा है, माफ़ कीजिएगा, नहीं है। ये दे रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। अगर दलदली सड़क है या आपको बर्फ़ वाला भी सड़क हो गया, कुछ भी है, मैं इसकी चिकना जो होता है वहाँ पर हम क्यों फिसल जाते हैं? तो बस एक ही कारण है, जो भी चलने का कारण है वो घर्षण होता है, और घर्षण अगर कम होता है तो हम लोग फिसलने लगते हैं, तो ये घर्षण की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात की घोतक होता है? तो बैरोमीटर का अगर पारा अचानक गिर जाता है तो इससे क्या होता है? तो आंधी और झंझावत आने का संभावना बनता है, आंधी तूफान आने लगता है। तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में जो खाना है ये क्यों कम समय में ही पक जाता है? तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ये हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि एक कण का द्रव्यमान m तथा उसका संवेग p है तो इसका गतिज ऊर्जा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे एकदम रट लीजिए। यही मैंने बोला था आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए किसी कण का द्रव्यमान m है और उसका संवेग p है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो p²/2m हो जाएगा, ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा, p²/2m हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा के बूंद का जो आकार गोलाकार होता है ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक, सरफेस टेंशन के कारण, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियाँ जो होती है ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है, आखिर क्यों सुस्त हो जाती है आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो लोलक घड़ियाँ जो सुस्त हो जाती है इसलिए क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कि इसका जो दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है और यह सुस्त हो जाती है। या आप पटरी देखिएगा,
पटरी के बीच में आपको क्या छोड़ा जाता है, जगह छोड़ा जाता है, ठीक, क्योंकि वो गर्मी के दिन में आपको जैसे ही पटरी बढ़ता है तो एक दूसरे पर चढ़ नहीं जाए, मीन्स की वो लंबाई बढ़ने लगता है उसका, तो आपको ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो इसलिए उस पटरियों के बीच में जगह छोड़ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 की ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जो ध्वनि तरंग है इसकी प्रकृति कैसे होती है ये आपको बताना है। तो इसकी प्रकृति जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती है, ये याद रखिएगा। अश्रव तरंग की प्रकृति होती है, जो अश्रव तरंग है इसकी प्रकृति किसे होती है, तो अश्रव तरंग की प्रकृति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिससे हम लोग सुन नहीं सकते, अश्रव तरंग है, ठीक। ये देखिएगा 52 का आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि तरंग के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि यहाँ से छोटा नोट्स है 2 मिनट का, ये देख लेते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ध्वनि तरंगे जिसे हम लोग साउंड बोलते हैं, ध्वनि तरंगे क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है, क्या होती है, वस्तु में कंपन से होती है, लेकिन सब प्रकार के ध्वनि हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन सब प्रकार के कंपन ध्वनि नहीं उत्पन्न करती है, याद रखिएगा, सब प्रकार के कंपन ध्वनि नहीं, क्योंकि कंपन तो बहुत होता है लेकिन सब हम लोग को सुनाई नहीं देता, जो सुनाई देता वही तो हम ध्वनि बोलेंगे। तो जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हॉट कंपन प्रति सेकेंड से लेके 20,000 कंपन प्रति सेकेंड, जिसे हर्ट्ज में बोला जाता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच अगर कंपन सेकंड के बीच होता है तो उन्हें अनुभूति हम अपने कानों द्वारा कर लेते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। और उन्हें हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से कम, इसकी 20 से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी, या आपको 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, वो हमारे कान से नहीं सुनाई देगा, ये याद रखिएगा, और उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते। अतः ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, आवृत्ति के परिसर वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ध्वनि तरंग के आवृत्ति का जो परिसर होता है ये देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए अश्रव तरंगे, अश्रव तरंगे किसे बोला जाता है, जैसे इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है, ये 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग होती है ये अश्रव तरंगे कहलाती है। इसे मनुष्य कान से नहीं सुन सकता। इस प्रकार के तरंगे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न की जा सकती है, बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न की जाती है। अब श्रव जो ऑडिबल कहलाता है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की जो तरंग होती है उसे श्रव तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को मनुष्य कान से सुन सकता है, ये याद रखिएगा। एक होता है प्राश्रव तरंगे, प्राश्रव तरंगे में इसकी अल्ट्रासोनिक वेग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो तरंगे को प्राश्रव तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर सुन सकते हैं इसे, और ये होते हैं कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। चमगादड़ इसी का उपयोग कर अपना खाना पकड़ता है, ठीक, इसे सुन सकता है। इन तरंगों को गोल्टन के सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव के विद्युत द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति ऊंची होने के कारण इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। आवृत्ति ऊंची है, ऑब्वियसली सी बात है, अधिक ऊर्जा होगा, और साथ ही इनका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और आवृत्ति ऊंची है तो छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले पुंज के रूप में आप बहुत दूर तक भेज सकते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है किसमें, तो यहाँ पर देख सकते हैं संकेत भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो अल्ट्रासोनिक वेव का, ये याद रखिएगा, संकेत भेजने में। और दूसरा समुद्र की गहराई पता लगाने में भी किया जाता है, ठीक। और जो कीमती कपड़े हैं या वायुयान या घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है, कीमती कपड़ों को भी साफ करने में किया जाता है। कल कारखानों की चिमनियों के जो कालिख लगे रहते हैं उसे हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में इसका किया जाता है, ठीक। और गठिया रोग से उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर जो है ये भी पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये है क्या कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है। तो ये आपको शिकार जो है परिभक्षी या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ भी इसी का उपयोग करता है, और जो डॉल्फिन होता है ये भी इसी का प्रयोग करता है। ये किसका करता है ये आपको बताना है। तो ये आपको यही अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, और वो आपको क्या होता है, परिवर्तन होकर आता है, तो उसे कैच कर पकड़ता है, इसकी ये प्राध्वनि के निर्धारण के कारण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तत्व होता है, पिच होता है, ये किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार है ना, सोनार होता है, रडार होता है। रडार जो होता है ये वायुमान जो ऊपर उड़ता है कोई भी चीज़ उसको पता लगना। सोनार जो है समुद्र के गहराई में इसकी पानी में पता लगाने के लिए, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये नौ जो संचालनों द्वारा मिस नौका जो बड़ा बड़ा होते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक। तो 55 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है, ये आपको जो होती है ये होती है आपको तार तत्व, जिसे पिच बोला जाता है, और ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है तार तत्व। नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है। यह उदाहरण किसका है। तो नज़दीक आती हुई आपको बढ़ेगी सीटी की आवाज़, और जाते खुनी दूर घटेगी। ये डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है, ठीक। डॉपलर के प्रभाव ध्वनि के प्रभाव से ही रिलेटेड है। रडार की कर्ण प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। जो रडार है, रडार होता है ना जो आकाश में की वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है वायुयानों द्वारा, इसका जो कार्य प्रणाली है ये किस पर आधारित है। तो ये जो आधारित है ये आधारित है आपको रेडियो तरंगों के परिवर्तन के, ठीक, इस याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 है कि ध्वनि के प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो जो ध्वनि का प्रभाव है ये मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो ये आपको बताना है। तो ये 1/10 सेकेंड रहता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न होता है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है, ये याद रखिएगा। 60 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। शीतकाल में मीन्स कि अब ठंडा का दिन है, तो देखिएगा कि जो हैंडपंप कल वाला होता है उसका पानी गर्म होता है, भाप भी निकलता है। आखिर ये किस कारण से होता है ये आपको बताना है। तो इसका कारण है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। तो पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। 61 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। तो एसआई सिस्टम में जो तापमान की इकाई होती है ये आपको बताना है। ये केल्विन होती है, ये याद रखिएगा तापमान की इकाई। कुछ यहाँ पर देखिए उष्मा के मात्रक क्या होता है। उष्मा के मात्रक यहाँ पर देख लीजिए, उष्मा का मात्रक जूल है और सीजीएस में इसको कैलोरी में मापा जाता है, ये याद रखिएगा। कैलोरी क्या होता है, कैलोरी तो 1 ग्राम जल को, जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा चाहिए उसे ही हम लोग कैलोरी बोलते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा उष्मा की मात्रा को। विभिन्न मात्रकों के संबंध देख लीजिए, जो आपको जूल बराबर क्या होता है तो 0.24 कैलोरी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला। देखिए 1 कैलोरी बराबर क्या होता है तो 4.18 जूल होता है, ठीक। ये याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर 1 किलो कैलोरी दे तो 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होगा 1000 कैलोरी होगा। और 1000 कैलोरी को किससे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको जूल में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर 4.4 से गुणा, यहाँ पर जो ऊपर दिया है 4.186 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इतना वैल्यू आ जाएगा 4.186 इंटू 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा, क्या 1 किलो कैलोरी बराबर। यहाँ पर विभिन्न मात्रों के संबंध। अब यहाँ ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है ये 252 कैलोरी के बराबर होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी यहाँ पर इंटरनेशनल कैलोरी, 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय मात्रा में कैलोरी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसे BTHU पढ़ा जाता है, इसे ये क्या होता है कि 1 पाउंड जो है जल के ताप को 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक जो उष्मा की मात्रा होता है उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तापमापी देखिए, तापमापी भी अलग अलग होते हैं, जो मापा जाता है ताप अलग अलग। मैं बहुत से जल्दी से ये करा देता हूँ क्योंकि ये लंबा हो जाएगा टेक वीडियो। देखिए ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहा जाता है, और अलग अलग जो है ये बनाए गए हैं तापमापी, जैसे कि द्रव तापमापी। द्रव तापमापी में किसका उपयोग किया जाता है, लिक्विड में। तो द्रव तापमापी में मुख्य रूप से एल्कोहल का या पारा का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापी में किया जाता है जो कि -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापते हैं, जैसे कि अल्कोहल जो है ये -115 डिग्री पर जम जाता है, इसलिए इस यहाँ तक मापा जाता है। और पारा जो है -39 डिग्री पर जमता है, ठीक। और 357 डिग्री पर ये उबलने लगता है, तो इसी के बीच में मापा जाता है। इसलिए पारे के तापमापी जो है ये -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री तक ताप मापने के लिए किया जाता है, ठीक। डॉक्टर तापमापी, जो डॉक्टर आपको शरीर ताप मापते हैं तो उसका बहुत छोटा वो श्रेणी में मापते हैं, ठीक। जैसे कि मानव मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली जो थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, ठीक उसको, क्योंकि मानव का शरीर ताप के एक छोटे परिसर के बीच में बदलते रहता है। जब बुखार लगता है तभी ताप बढ़ता है, ठीक। इसलिए इस थर्मामीटर में न्यूनतम जो होता है ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे कम आपका शरीर का ताप नहीं हो सकता। और उच्चतम जो तापमान होता है ये 110 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 43 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक नहीं हो सकता, इससे अधिक होने से पहले ही आप टपक जाइएगा, ठीक। तो ये जो होता है ये आपको परास होता है, जो कि थर्मामीटर का होता है। गैस तापमापी क्या होते हैं, तो स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 5000 डिग्री सेल्सियस तक को मापा जाता है। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 5000 डिग्री तक के आपको मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की अगर हाइड्रोजन गैस लेने पर ये 1500 डिग्री तक मापा जा सकता है, ठीक। हाइड्रोजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस अगर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लगा देंगे इसमें, तो 1500 डिग्री तक मापा जा सकता है। अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो ये 500 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी, इससे तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। ताप युग्म यहाँ पर तापमापी, जिससे सबसे महत्वपूर्ण है थर्मोकपल थर्मोमीटर। इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री से 1600 डिग्री तक ताप मापा जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। और ये जो है ये तापमापी सीबेक प्रभाव पर है, सीबेक जो प्रभाव इफेक्ट है उस पर आधारित होता है, ठीक। आगे चलते हैं। पूर्ण विकिरण उतापमापी मीन्स की टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसका, तो ये रेडिएशन आपने यहाँ पर देखिए। सूर्य तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचाई और दूर तक स्थित वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि को मापा जा सकता है, ठीक। किसके, तो इसके द्वारा पूर्ण विकिरण तापमापी उतापमापी द्वारा, ठीक। ये याद रखिएगा। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, किसके, तो स्टीफन के नियम पर, क्योंकि स्टीफन के नियम कहीं ना कहीं आपको विकिरण के नियम पर आपको वहीं से जोड़ता है, जिसके अनुसार उस ताप पर किसी वस्तु को उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, स्टीफन के नियम इसी से रिलेटेड है।
किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का माप वस्तु के ताप गणना के लिए की जाती है। 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर ऊंचे ताप तक ही तापमापी में मापा जाते हैं। ठीक, तो इसका 800 डिग्री से ऊपर से लेके आपको अब कहीं तक मापा जा सकता है। ठीक, इससे नीचे तक नहीं मापा जाता इससे। ठीक, यही कारण है कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को वस्तुओं को उष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं होते हैं, इससे कभी भी ऊपर से ही उत्सर्जित होते हैं। अलग अलग तापमान के पैमाने होते हैं। स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, जो अलग अलग पैमाने होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ अलग अलग पैमाने से। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ताप मापने के लिए हम 2 बिंदु निश्चित करते हैं। फर्स्ट जो न्यूनतम होगा, सेकेंड जो कि अधिकतम होगा। 2 बिंदु न्यूनतम आपको करना ही पड़ेगा। पिघलते हुए बर्फ का तापमान को हिमांक और पारे के 760 मिमी दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भाप बिंदु हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक हिमांक हो जाएगा। ठीक, कई प्रकार के ताप मापने वाले प्रचलित हैं। ये कौन कौन है? तो सबसे पहले सेल्सियस पैमाना है। इसमें क्या होता है कि हिमांक जो होता है इसकी जमने वाला 0 डिग्री सेल्सियस होता है और भाप बिंदु उबलने वाला 100 डिग्री तक होता है। तो ये 100 भागों में डिवाइड होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। फahrenheit पैमाना देखिए, फahrenheit पैमाना, इसमें हिमांक जो होता है ये 32 डिग्री फahrenheit होता है। ठीक, इसकी जमने वाला। और जो भाप बिंदु होता है उबलने वाला, ये 212 डिग्री फahrenheit होता है। ठीक, इसकी फahrenheit में होता है और इसे 180 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। और प्रत्येक भाग में 1 फahrenheit कहते हैं, ये याद रखिएगा। रूमर पैमाना, रूमर पैमाना, इसमें जो हिमांक होता है ये 0 डिग्री रूमर होता है तथा भाप बिंदु जो होता है ये आपको 80 डिग्री रूमर होता है। ठीक, और इसको 80 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। और प्रत्येक भाग को 1 रूमर कहा जाता है। इसका प्रयोग इस समय नहीं किया जाता है। केल्विन पैमाना देखिए, केल्विन पैमाना को हिमांक बिंदु जो है ये 273 केल्विन है। ठीक, और जो आपको उबलने वाला बिंदु है, भाप बिंदु, ये आपको 373 केल्विन है। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसे जो है 100 भागों में बांटा गया है, 273 से लेकर 373 के बीच में। और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन बोला जाता है। और इनमें से संबंध स्थापित किया जाता है मिसकी, जो आपको यहाँ पर C-0/100 मिसकी, ये आपको मैंने ऊपर बताया ना, ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। सबसे पहले सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना यहाँ पर है। सेल्सियस पैमाना क्या होता है? तो यहाँ पर सेल्सियस लिख दीजिए और उसका जो आपको हिमांक बिंदु होता है 0, और कितने भागों में? तो 100 भागों में बांटा गया है। ठीक, वहीं आपको क्या होता है फahrenheit में, क्या होता है? सबसे नीचे वाला बिंदु जो होता है ये 32 होता है। ठीक, और वहीं आपको उसका आपको जो कितने भागों में? तो 180 भागों में। ठीक, ये हो जाएगा। फिर वैसे ही रूमर क्या होता है? रूमर हो जाएगा उसका सबसे नीचे वाला बिंदु 0, और फिर इसे 80 भागों में बांटा गया है, बराबर कर दीजिए। फिर वहीं आपको केल्विन, केल्विन और इसका 273 और इसे 100 भागों में बांटा गया है। ऐसे कर आपको निकाल लेना है। ठीक, परम शून्य ताप क्या होता है? कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, परम शून्य ताप क्या होता है। यहाँ पर देखिए, सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप कोई भी हो सकता है, अधिकतम से अधिकतम ताप हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु का जो न्यूनतम ताप होता है वही परम शून्य ताप होता है। ठीक, तो इसे परम शून्य ताप कहते हैं, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे कम किसी का भी ताप नहीं हो सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो आप आराम से लिख सकते हैं, जो परम शून्य ताप है 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, और यहाँ पर 273 के बराबर 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जो अंतिम हो सकता है परम शून्य ताप, वो माइनस में -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, देखिए कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। मैंने आपको ऊपर ही कराया। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बताइए कितना होता है? तो ये होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। 4.2 × 10⁻³ जूल होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण विकिरण उतापमापी जो सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है स्टीफन के नियम पर, स्टीफन। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सूर्य का ताप मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो उच्च जो ताप मापा जाता है यही आपको पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर जो परम शून्य ताप होता है ये आपको क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपको -273 डिग्री सेल्सियस, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस और फahrenheit दोनों ताप एक ही होंगे, बराबर हो जाते हैं किस तापमान पर? ये आपको बताना है, सेल्सियस और फahrenheit। तो ये -40 डिग्री पर हो जाते हैं दोनों एक। ठीक, ये याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन जो मैंने ऊपर आपको कराया कि कितने डिग्री पर दोनों सेम हो जाते हैं, सेल्सियस और फahrenheit। तो -40 डिग्री पर, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 68 है, यहाँ पर देखिए कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है ये आपको अधिकतम, घनत्व के बारे में पूछ रहा है कौन से ताप पर अधिकतम होता है, तो ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 68 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? तो अगर जल देगा और उसे 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और फिर आगे बढ़ने लगता है, इससे आपको आगे जाता है। तो ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, 69 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है
तो उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर पानी को जमता है मीन्स कि वो उसका आयतन, अगर उसका टेम्परेचर घटाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, तो ये बढ़ेगा, तो ये आपको बढ़ने के कारण बोतल क्या हो जाता है, फट जाता है आयतन बढ़ने के कारण। ठीक, ये याद रखिएगा। तो पानी जमने पर फैलता है, आयतन बढ़ता है। 70 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है आपको संवहन विधि द्वारा, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक, सूरज की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार के माध्यम होती है। जो सूरज की ऊष्मा आती है पृथ्वी पर, ये निम्नलिखित में से किस संचार के माध्यम से आती है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। तो सूरज द्वारा जो आता है ये विकिरण पर आता है। क्या होता है, रेडिएशन, विकिरण पर आता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 73 के निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो ये उस द्रवों में पूछ रहा है, तो द्रवों में सबसे ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होगा, तो ये पारा ही होता है। कौन होता है, तो पारा होता है, मरकरी जिसे बोला जाता है। ठीक, थर्मामीटर में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 के सूर्य विकिरण में कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है ये सोलर कुकर का गर्म कर देता है, ये आपको बताना है। तो ये गर्म कर देता है औरक्त किरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की परिवर्तित हो जाता है। इसकी जो कोई ठोस पदार्थ है वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस या वाष्प अवस्था में बदल जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये ऊर्ध्वपातन, जैसे कि किसमें ऊर्ध्वपातन होता है, या ऊर्ध्वपातन होने वाला कौन कौन पदार्थ होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कपूर होता है, नेप्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये उपरोक्त में से सभी क्या होता है, ऊर्ध्वपातिज होता है और ऊर्ध्वपातन होने वाला पदार्थ है। ये सीधे ठोस से क्या होता है, आपको गैस में बदल जाता है। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का कथनांक, यहाँ पर देखिए आ गया क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का कथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का जो कथनांक है ये क्या पड़ेगा, ये क्या करेगा, द्रव का दाब अगर बढ़ाइएगा तो द्रव का कथनांक क्या हो जाता है, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 78 के तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है, वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है, इसलिए नहीं बन पाती है तेज हवा वाली में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है ये क्योंकि, ये बताना है आपको। ये आपके सामने ऑप्शन सब है। क्योंकि ये आरामदायक होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले उष्मा को परिवर्तित कर देता है। ठीक, और वहीं अगर आप काला पहनते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगता है क्योंकि वो अवशोषित कर लेता है, और उजला परिवर्तित कर देता है, इसलिए पहनते हैं गर्मियों के दिनों में। 79 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि तापगतिकी का प्रथम नियम समानतः किससे संबंधित है। तो तापगतिकी का जो प्रथम नियम है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है, ये संबंधित है आपको ऊर्जा के संरक्षण नियम से, ऊर्जा के संरक्षण नियम से। ठीक, ये याद रखिएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था, आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रडार का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो किए गए थे टेलर और यंग द्वारा किया गया था रडार का। तो चलिए कुछ आविष्कार मैं आपको करा देता हूँ, महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है मैं ये यहाँ पर कुछ करा देता हूँ जो कि आपको याद करना चाहिए। ठीक, जैसे सबसे पहला जो आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये जेम्स चैडविक ने किया था। और नाभिक के जो खोज होते हैं ये किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। डायनोमो की खोज किसने किया था, तो माइकल फेराडे ने किया था। ठीक, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो जॉर्ज डाल्टन ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरल ने किया था, ये याद रखिएगा। रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक, ये याद रखिएगा। डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल, और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक, पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो एचपी सोरेनसन ने किया था। एसपी सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था, जो वही पीएच स्केल जिसमें आपको 7 यहाँ पर होता है और यहाँ 7 से नीचे जो होता है 0 से 7 के बीच अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है कोई भी पदार्थ, और स्केल पर 7 मान आता है तो वो उदासीन होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, सेले एंड प्रिस्टले ने किया था, ये याद रखिएगा। अक्रिय गैस और आर्गन की खोज किसने किया था, तो रेमजे और रेले ने किया था। अक्रिय गैस, आर्गन की खोज। थोरियम की खोज किसने किया था, बर्जेलियस ने किया था, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीविजन की खोज किसने किया था, बीबीआई क्वेश्चन, जेल बेड है, जो भी करा रहा हूँ उसे जरूर देखिएगा। बैरोमीटर की खोज किसने किया था, तो ट्रेसले ने किया था। और रेल इंजन की खोज जेम्स स्टीफन्स ने किया था, ये याद रखिएगा। ग्रामोफोन की खोज किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। और दूरबीन की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ये याद रखिएगा। भाप इंजन की खोज किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था, ये याद रखिएगा। एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोंटगन ने किया था, ये भी पूछता है। आगे देखिए, लघु गणक की खोज किसने किया था, तो ये जॉन नेपियर ने किया था, जॉन नेपियर ने लघु गणक। ठीक, ये याद रखिएगा, लॉगरिथम जिसे बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया जिन्हें खोजा गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या खोजा था, तो यही आपको यहाँ पर हो जाएगा डायनामाइट ने, और 1901 से ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस साल के भी नोबेल पुरस्कार याद कर लीजिएगा किसी किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 83 की तड़िक चालक के आविष्कार किसने किया था, तड़िक चालक का आविष्कार जो किया था ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे क्वेश्चन है
कि टेलीविजन जो है इसका आविष्कारक किसने किया था? टेलीविजन का जेल बेर्ड ने किया था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एक्सरे का आविष्कारक कौन है? एक्सरे का आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। तो जो एक्सरे का आविष्कारक है उसका नाम है रोंटिजन। ठीक। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का जो आविष्कार है ये किसने किया था ये पूछता है, तो ये रॉबर्ट ब्रदर्स ने किया था। रॉबर्ट ब्रदर्स ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम है इसका विकास किसने किया था ये आपको बताना है। ये किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। जो रॉबर्ट ओपेनहीमर। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये पहले देख लीजिए। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक। और ये किसने दिया था? तो हॉर्न और स्ट्रांसमैन ने, दो जर्मन वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूरेनियम और पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराकर इसके नाभिक दो खंडों में खंडित कर दिया था, इसकी विभाजित कर दिया था। यूरेनियम के 235 नाभिक के इस विखंडन में बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही 235 का ही उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम के, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। इस ऊर्जा में नाभिक ऊर्जा कहते हैं। नाभिक विखंडन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान विखंडन के पूर्व नाभिक के द्रव्यमान से कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कुछ आपको ऊर्जा में बदल जाते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान में हुई कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है? ए बराबर mc² होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, आइंस्टीन ने बताया था। परिवर्तित हो जाए। यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। ठीक, जैसे परमाणु बम जो होते हैं ये भी आपको क्या, तो यूरेनियम 235 के विखंडन कर ही बनाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और सबसे पहले जो परमाणु बम जो बनाए गए थे, आप देखिए प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा 1945 में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। और ये सब पूछता है आपसे। ठीक। अब जो गिराया गया था सबसे पहले कहाँ पर परमाणु बम, तो लिटिल बॉय नामक 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, आपको जापान में, आपको 6 अगस्त को। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं फैटमैन नामक गिराया गया था 9 अगस्त को। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था जापान पर, ये याद रखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी है। और भारत में जो परमाणु ऊर्जा है, यहाँ पर देखिए, भारत परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाश रूप है। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो कहाँ पर? तो पोखरण में पहला जो हुआ था 18 मई 1974, इंदिरा गांधी के राज्य में। ठीक, जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। फिर हुआ था 11 और 13 मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य में, राजस्थान के पोखरण में ही द्वितीय आपको यह परीक्षण हुआ था, जिसमें 5 परमाणु बम परीक्षण किए गए थे, जिसमें एक निरीक्षणीय नाभिकीय विखंडन 11 मई और 4 जो किए गए थे नाभिकीय संलयन पर है। नाभिकीय संलयन पर जो आधारित है ये 2 आपको है 11 मई और 2 13 मई को किए गए थे। ठीक, तो यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि नाभिकीय संलयन पर भी आधारित भारत के पास बम है। अब के नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक को संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनते हैं। इस अपक्रिया में नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस अपक्रिया में संलयन से प्राप्त नाभिकीय द्रव्यमान पूर्व नाभिकीय द्रव्यमान से कम होता है। ठीक, और यही क्या होता है? ऊर्जा में बदल जाता है। ये बराबर mc² वाला फॉर्मूला वाला जो अप्लाई कीजिएगा तो द्रव्यमान जो आपको मास होता है ये ऊर्जा में बदल जाता है, जिसका ह्रास होता है। ठीक, हाइड्रोजन बम देखिए, हाइड्रोजन बम यहाँ है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ऐसे देश है जिन्हें हाइड्रोजन बम विकसित के साथ साथ उनके परीक्षण भी कर लिया है। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने नाभिकीय संलयन पर आधारित पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक, तो बोला जाता है कि भारत के पास भी हाइड्रोजन बम है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूं, हाइड्रोजन बम, यहाँ देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था, ये भी याद रखिएगा। और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक, ये याद रखिएगा। ये परमाणु बम से बहुत ज्यादा में इसकी ये आपको 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक, तो ये सब याद रखना है आपको। अब आगे चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यही है कि सूरज में जो होता है 71% हाइड्रोजन होता है और 26% हीलियम होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में बदलते रहता है और नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि उसके जो आपको केंद्र है वहां पर ताप और दाब अधिक होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है। ठीक, और ये आपको देख सकते हैं कि अगले 1000 करोड़ वर्ष तक इसी दर से ऊर्जा आपको सूरज उत्सर्जित करते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि कंप्यूटर के जनक किसे समझा जाता है, ये किसे जाना जाता है? कंप्यूटर के जो जनक हो ये चार्ल्स बेबेज होते हैं, बेबेज, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है ये आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये फर्मी जी है, ये एनरिको फर्मी है जो कि नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता है, ये याद रखिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये जो किया था ये किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, बिजली बल्ब का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 की सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है ये किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो जो मैनोमीटर है इसके द्वारा किसकी माप की जाती है ये आपको बताना है। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो द्रव के घनत्व को माप की जाती है, ये याद रखिएगा। बी सी हो जाए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैनोमीटर द्वारा द्रव के घनत्व नहीं, गैसों के दाब, मैनोमीटर दे रहा है यहाँ पर। ठीक, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं। मैनोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है? तो ये आपको मापा जाता है गैसों के दाब को मापा जाता है। मैनोमीटर गैसों के दाब, याद रख लीजिएगा, गैसों के दाब से।
संबंधित है। दूध दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता या घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, ये लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 के निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए किसका किया जाता है ये आपको बताना है। तो अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 के भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, जो भूकंप की तीव्रता है ये किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ पर, ठीक, ये याद रखिएगा। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, एक बैरल जो तेल होता है लगभग किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो 159 लीटर के बराबर होता है। आगे चलते हैं, लंबाई और दूरी की मात्रक देख लीजिए। लंबाई दूरी की मात्रक पहले भी मैं आपको करा चुका हूं, इसमें अब ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करूंगा। 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर होता है। 1 मील बराबर जो आपको जमीन वाला मील होता है 1.6 किलोमीटर होता है। 1 नाविक मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। 1 खगोलीय मील बराबर 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होते हैं, ये याद रखिएगा। एक पार्सेक सबसे दूरी का सबसे बड़ी इकाई है, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो कि होता है 3.8 इंटू 10 के पावर 16, 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीन्स की 16 मीटर बराबर होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से चलते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो करा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, समय से पूछ सकता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटा बराबर आपको 60 मिनट जो कि 36 सेकंड के बराबर हो जाता है। 1 दिन बराबर 24 घंटे होते हैं। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, ठीक। एक चंद्रमास कितने के बराबर होता है, तो 7 सप्ताह में इसके 28 दिन के बराबर होता है। एक सौर मास किसमें होता है, तो 30 या 31 दिन, फरवरी अब होता है तो 28 या 29 दिन में, ठीक। एक वर्ष कितने बराबर होता है, तो 13 चंद्रमास 1 दिन या 12 सौर मास बराबर 365 दिन के बराबर होता है क्या, 1 वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे के देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है क्या होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ये होता है आपको 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर 3 इंटू 10 के पावर प्रति मीटर, ये सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि एक वस्तु शक्ति होती है जो कि आपको कोई भी मशीन की क्षमता मापी जाती है, आपको शक्ति की मात्रक है वाट, और ये होती है 746 वाट, एक वस्तु शक्ति। क्वेश्चन नंबर 99 है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। प्लांक नियतांक और जी, जो बड़ा वाला जी का मान होता है ना, गुरुत्वीय नियतांक यहाँ पर जी, उसका भी मान याद कर जाइएगा, ठीक। तो प्लांक नियतांक का मान पूछ रही है क्या होता है, ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है। तो प्लांक नियतांक का मान जो होता है ये होता है क्या, बताइए। प्लांक नियतांक का जो मान होता है ये आपको होता है, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक। 6.63 इंटू 10 के पावर -24 जूल प्रति सेकंड होता है, प्रति नहीं सेकंड होता है, ठीक। 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, और पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर को एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी अल्टरनेटिव क्रम को डायरेक्ट क्रम में रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका समाप्त होता है। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। जिनका एग्ज़ाम 14 मार्च को है वो सिर्फ रिवीजन करते रहिए, और जिनका एग्ज़ाम 21 मार्च को है वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको भी 6 दिन ही आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कोशिश आपको यही करना है कि रिवीजन करना है, ठीक। और जो भी मैंने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में कितना आपने सही किया जरूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, और इसका अगला पार्ट भी आएगा जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो फिजिक्स के टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट चलता है वो भी आपको पैरेलल में चलता रहेगा, ठीक। इससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आप बार बार रिवीजन करते हैं तो जो टेस्ट आपको आता है मिनी मॉक टेस्ट, उसे आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है, और स्कोर के साथ आपको यस भी कमेंट करना है। यस 100 जैसे ही आता है मैं दूसरा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसमें 120 क्वेश्चन होगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।